Hello everyone, hope you are doing fine. Welcome back to my YouTube channel. In the series of CPU scheduling algorithm, till now we have discussed what is CPU scheduling algorithm, why it is needed, and different types of CPU scheduling algorithm. Then we have solved few numerical based on FCFS CPU scheduling algorithm and SJF CPU scheduling algorithm. In this lecture, we are going to discuss about SRTF CPU scheduling algorithm, and we will also solve a numerical based on SRTF CPU scheduling algorithm. So let's begin with the concept of working of SRTF CPU scheduling algorithm. तो जो SRTF CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है उसका फुल फॉर्म होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप समझ लेना। पहला पॉइंट है कि ये प्रिमिटिव होती है, दूसरी चीज़ ये प्रिमिटिव वर्जन होता है SJF CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का। तो सबसे पहले हम SJF के बारे में एक बार देख लेते हैं। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल में एक लेक्चर बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। तो SJF होता है आपका शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो कि जो जॉब छोटा होगा हम पहले उसको असाइन या एलोकेट कर देंगे CPU में इसके एग्जीक्यूशन के लिए। तो हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सपोज करिए आपके पास रेडी क्यू में P1 एंड P2 है। P1 का जो बर्स्ट टाइम है या एग्जीक्यूशन टाइम है वो आपका 5 है और P2 का आपका 10 है। ये दोनों रेडी क्यू में है, इसका मतलब है ये दोनों रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो हमारे पास एक ही CPU है। इन दोनों में से हम किसको पहले असाइन या एलोकेट करेंगे एग्जीक्यूशन के लिए CPU में? तो SJF के अकॉर्डिंग जिसका जॉब शॉर्टेस्ट होगा, मतलब जिसका बर्स्ट टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा, हम उसको असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे छोटा कौन सा है आपका P1 है। तो सबसे पहले कौन सा चला जाएगा P1। ये पूरा अपना 5 यूनिट टाइम कंप्लीट करेगा और अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवाने के बाद टर्मिनेट होगा और उसके बाद आपका P2 जाएगा। समझने वाली बात ये है कि SJF जो होती है वो नॉन प्रिमिटिव होती है। नॉन प्रिमिटिव का मतलब है अगर CPU किसी प्रोसेस को असाइन या एलोकेट कर दिया गया है ना, तो हम CPU को उस प्रोसेस से छीन नहीं सकते। हम क्या करेंगे, जब तक कि वो प्रोसेस खुद से टर्मिनेट नहीं हो जाता या फिर उसे किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए वेट करने के लिए बाहर नहीं आना होता, तब तक हम CPU किसी और प्रोसेस को एलोकेट नहीं कर सकते। तो अब बात आती है SRTF क्या हुआ। तो SRTF जो होता है वो प्रिमिटिव वर्जन होता है SJF का। अब प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है, तो इसके बारे में भी हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के इंट्रोडक्शन में, लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ पे एक बार शॉर्ट में समझा देती हूँ कि प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है। तो सपोज़ करिए मेरे पास दो प्रोसेस हैं, प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2। अब क्या हुआ, CPU है आपके पास एक ही, आपने क्या किया CPU को P1 को CPU में अलोकेट कर दिया। अब P1 जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब क्या हुआ, आपके पास P2 भी आ गया इस बीच, ठीक है, वो अपना वो अपना रेडी स्टेट में आ चुका है। अब क्या होगा, मैं P1 को बेस्ड ऑन सम कंडीशन CPU से प्रीएम्प्ट करवा के P2 को अलोकेट कर दूंगी CPU में। अब ये कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, तो ये बहुत सारी कुछ कंडीशंस हो सकती है। लाइक पहली कंडीशन हो सकती है आपका कि P2 की जो प्रायोरिटी थी वो हायर थी इन कंपैरिजन टू आपका P1। तो हम क्या करेंगे कि जो हायर प्रायोरिटी के प्रोसेस होते हैं हम क्या चाहते हैं कि वो पहले एग्जीक्यूट हो। तो इस केस में क्या होगा, हम प्रीएम्पशन कर देंगे P1 का और CPU किसको एलोकेट कर देंगे, P2 को उसके एग्जीक्यूशन के लिए। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन प्रीएम्पशन के लिए। तो दूसरी कंडीशन हम ये सपोज करके देखते हैं कि चलो हम एक काम करते हैं, मैंने ना सबको फेयर चांस देना है उसके एग्जीक्यूशन के लिए। तो मैं क्या करूँगी कि कोई भी जितने भी प्रोसेस आएंगे ना उनको केवल 5 नैनोसेकंड तक ही चांस दूंगी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवाने का। अगर वो एग्जीक्यूट कंप्लीट हो जाते हैं एग्जीक्यूशन उनका तो वेल एंड गुड, नहीं होते हैं तो मैं बोलूँगी कि भाई अभी बाहर निकल जाओ, दोबारा से जब सारे 5-5 सेकेंड नैनोसेकंड तक कंप्लीट हो जाएंगे ना फिर आ जाना। तो इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज करिए आपके पास P1 एंड P2 दो प्रोसेस हैं और एक CPU है। हमने क्या किया कि P1 को एलोकेट करवा दिया यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए। अब क्या हुआ, P1 5 नैनोसेकंड तक चलेगा और उसके बाद क्या होगा, इसका प्रीएम्पशन हो जाएगा और फिर क्या आएगा, P2 आएगा। फिर अगर P1 इस केस में कंप्लीट हो जाता है तो वेल एंड गुड, कोई मतलब ही नहीं है हमें इससे। लेकिन सपोज करिए इसका जो बर्स्ट टाइम था वो 10 नैनोसेकंड था, तो उस केस में क्या होगा, ये 5 नैनोसेकंड तक तो चल गया है, तो उसका कितना बचा है, 5 नैनोसेकंड और बचा है इसको
एग्जीक्यूट कंप्लीट होने में। तो हम क्या करेंगे, हमें मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, सबको फेयर चांस देना है। तो मैंने क्या किया, 5 नैनो सेकेंड तक सबको चांस दिया। तो अगर तुम कंप्लीट नहीं भी हुए हो ना, तो एक काम करो, फिर से रेडी क्यू में चले जाओ और अपने एग्जीक्यूशन के लिए फिर से अपना वेट करो चांस का। तो उस केस में क्या हुआ, इसका प्रीएम्पशन हो गया। अब क्या हुआ, अब ये सीपीयू जो है वो खाली हो गया। अब इस केस में हम क्या करेंगे, P2 को यहाँ पे अलोकेट कर देंगे इसके एग्जीक्यूशन के लिए। अगेन हम इसको केवल कहाँ तक चलाएंगे, 5 नैनो सेकेंड तक एंड सो ऑन। तो ये हमारे कुछ ऐसे कुछ केसेस होते हैं, ये कंडीशंस होती हैं जिसके बेसिस पे हम प्रीएम्पशन करवाते हैं प्रोसेसेस का। चलिए हम अपना बात करते हैं SRTF की। तो एट द अराइवल टाइम ऑफ एवरी प्रोसेस, शेड्यूलर शेड्यूल्स द प्रोसेस विद द लीस्ट रिमेनिंग बर्स्ट टाइम along the list of available processes and the running processes। इसको हम एक न्यूमेरिकल से सॉल्व करके देखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, आपके पास एक टेबल दी हुई है, आपको एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है। आपके पास 6 प्रोसेस हैं, उनका अराइवल टाइम दिया है और उसका बर्स्ट टाइम दिया है। मैं SRTF का न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देती हूँ, याद रखिएगा उन पॉइंट्स को जब भी कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। पहला पॉइंट होता है कि मान लो आपके पास एक रेडी क्यू है जिसमें आपके पास प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2 एट द सेम टाइम रेडी हो गए एग्जीक्यूशन के लिए। मतलब जो प्रोसेस P1 है वो भी 0th अराइवल टाइम पे रेडी है और प्रोसेस P2 है वो भी 0th अराइवल, एट द सेम टाइम ये एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो प्रोसेस P1 है उसका जो बर्स्ट टाइम है, सपोज करो वो 5 है और इसका बर्स्ट टाइम 2 है। तो इस केस में क्या होगा कि दोनों एट द सेम टाइम रेडी है, लेकिन SRTF शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम किसको CPU असाइन करेंगे, जो कि आपका छोटा होगा जिसका बर्स्ट टाइम। तो उस केस में हम पहले CPU किसको असाइन करेंगे, P2 को। ये हो गया आपका केस 1, आप याद रखना। दूसरा केस आता है, क्योंकि ये प्रिमिटिव एल्गोरिदम है, ठीक है, तो प्रिमिटिव में याद रखना कि जब भी आपके पास कुछ प्रोसेस आते हैं ना, तो आप उनको केवल 1 यूनिट टाइम तक चलाते हो, उसके बाद आप रुक जाते हो और आप ये देखते हो कि नेक्स्ट यूनिट टाइम पे कोई आया है कि नहीं आया। अगर आया है तो फिर आप क्या करते हो, अगेन आप बर्स्ट टाइम को चेक करते हो मैच कंपेयर करके, और जिसका छोटा होता है आप उसको असाइन कर देते हो CPU में एलोकेशन के लिए। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आपके पास प्रोसेस P1 है और प्रोसेस P2 है, इसका अराइवल टाइम 0 है और इसका अराइवल टाइम 1 है। इसका जो बर्स्ट टाइम है वो आपका 2 है और इसका बर्स्ट टाइम 1 है। तो हम क्या करेंगे, हमें एलोकेट करवाना है। अब 0th अराइवल टाइम से ही हम शुरू करते हैं, और 0th अराइवल टाइम पे कंपेयर करने के लिए और कुछ तो है नहीं, क्योंकि 0th अराइवल टाइम पे हमारे पास एक ही प्रोसेस है। तो हमें थक हार के क्या करना होगा, P1 को ही एलोकेट करवाना होगा। तो यहाँ तो हमारे पास ऑप्शन है नहीं। पर क्योंकि ये हमारी कैसी एल्गोरिदम है, प्रिमिटिव एल्गोरिदम है, तो हम क्या करते हैं, इसको केवल 1 यूनिट टाइम तक चलाएंगे और हम रुक जाएंगे और हम देखेंगे 1 यूनिट टाइम पे कोई प्रोसेस आया था क्या। तो हाँ भाई, हमारे पास 1 यूनिट टाइम पे ना P2 आया था। अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे कि इसमें से जो बर्स्ट टाइम है वो किसका कम है। तो हम देखेंगे P2 का जो बर्स्ट टाइम है वो कम है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोसेस जो है P2 P1 को प्रीएम्प्ट कर देगा और प्रोसेस P2 एलोकेशन के लिए चला जाएगा, क्योंकि उसका जो बर्स्ट टाइम है वो कम है। चलिए अब थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस में सपोज करिए आपके पास 2 प्रोसेसेस हैं। एक प्रोसेस आपका P1 है जो कि आपका 0th अराइवल टाइम पे आया है, और एक प्रोसेस आपका P2 है जो कि फर्स्ट अराइवल टाइम पे आया है। और जो प्रोसेस P1 है उसका बर्स्ट टाइम 3 है और प्रोसेस P2 का जो है वो बर्स्ट टाइम आप सपोज करो 2 है। अब देखो इसका ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, 0th अराइवल टाइम पे मेरे पास और कोई प्रोसेस तो है नहीं कंपेयर करने के लिए, तो हमें 0th अराइवल टाइम पे तो क्या करना होगा, P1 को ही एलोकेट करवा देना होगा। लेकिन ये प्रिमिटिव एल्गोरिदम है, तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट टाइम तक इसको चलाने के बाद हम रुक जाएंगे और हम देखेंगे कि और कोई प्रोसेस आया है कि नहीं। अब ये 1 यूनिट टाइम चल चुका है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको कितना एग्जीक्यूट होने के लिए और चाहिए है, तो 2 नैनो सेकेंड और चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। इतना समझ में आता है। इसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट अराइवल टाइम पे हम देखेंगे कौन सा प्रोसेस आया, प्रोसेस P2 आया। अब आप देखो यहाँ पे जो प्रोसेस P2 है उसका बर्स्ट टाइम 2 है और जो प्रोसेस P1 है उसका बर्स्ट टाइम 2 है। 2 कैसे बचा, क्योंकि आपने एक बार इसको चला दिया है, तो एक बार ये जब चल गया है CPU में, तो इसका ये कितना बचा नैनो सेकेंड, इसका 2 नैनो सेकेंड बचा, मतलब इसको 2 नैनो सेकेंड और जाना है CPU में एग्जीक्यूशन के लिए। तो अब इस केस में क्या हुआ, फर्स्ट अराइवल टाइम के पे आपके पास 2 प्रोसेस हैं, प्रोसेस P1 भी है जो कि ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा है और प्रोसेस P2 है। तो अब हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास ऐसा कोई केस अराइज होता है, तो जो प्रोसेस
चल रहा है ना ऑलरेडी सीपीयू में, हम उससे प्रीएम्पशन नहीं करते। मैं अभी आपको रीज़न बताती हूँ क्या होता है प्रीएम्पशन ना करने का। लेकिन इस केस में आप क्या करोगे, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के अकॉर्डिंग आप P1 को एलोकेट कर दोगे। अब देखो मैंने दोनों का सेम था, ठीक है, और फिर मैंने P1 को क्यों सेलेक्ट किया, इसका क्या रीज़न है। अभी देखो दोनों का क्या है, बर्स्ट टाइम 2 है, लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे P2 को असाइन कर देती तो मुझे क्या करना पड़ता, CPU से P1 का प्रीएम्पशन करना पड़ता और फिर CPU में P2 को इंसर्ट करना पड़ता। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट होता, और इस चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का क्या मतलब होता है कि एक प्रोसेस को सीपीयू से बाहर निकाल के किसी दूसरे प्रोसेस को सीपीयू में इंसर्ट करवाना, तो ये चीज़ हो जाती है हमारी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। और इस स्विचिंग में ना, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में टाइम लगता है, तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि भाई जब दोनों का बर्स्ट टाइम बराबर है तो हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में टाइम क्यों वेस्ट करें, जो चल रहा है हम उसी को चलने देते हैं। तो ये रीज़न होता है जब आपके पास ये वाला केस आता है, तो याद रखना उस केस में आप इस तरीके से वर्किंग करते हो। चलो हम ये वाला जो क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखना क्या है, आपका जो भी टेबल गिवन थी आपने उसको ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब आप क्या करोगे, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए आप एक गैंट चार्ट ड्रॉ करते हो, ठीक है, जिससे आपको कंपाइल टाइम वगैरह मिलता है जो आपको फॉर्मूले में ज़रूरत पड़ता है TAT और WT निकालने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ज़ीरोथ अराइवल टाइम पे कोई प्रोसेस आया था क्या, तो हाँ, ज़ीरोथ अराइवल टाइम पे मेरे पास प्रोसेस P1 था। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ज़ीरोथ अराइवल टाइम पे प्रोसेस P1 को अलोकेट कर दूँगी CPU में। उसको कहाँ तक चलाऊँगी, यस यू गेस इट राइट, इसको हम 1 तक चलाएंगे। 1 तक क्यों चलाया, क्योंकि ये भाई प्रीएम्पशन एल्गोरिदम है, और प्रीएम्पशन में क्या होता है, हम एक एक यूनिट टाइम बाद देखते हैं कि कोई और प्रोसेस आया है क्या, और अगर वो आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्किंग अपनी करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे, और ये क्योंकि P1 जो है एक बार चल चुका है तो इसका बर्स्ट टाइम अब कितना बचा, 7 बचा। अब आप देखोगे फर्स्ट पे कौन सा आया, तो फर्स्ट अराइवल टाइम पे मेरे पास प्रोसेस P2 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका बर्स्ट टाइम कंपेयर करेंगे, और इसमें देखेंगे बर्स्ट टाइम किसका छोटा है, तो P2 का छोटा है, तो अब हमें प्रीएम्पशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे P2 को असाइन कर देंगे, और इसको भी हम अगेन कहाँ तक चलाएंगे, केवल 1 यूनिट टाइम तक। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और क्योंकि ये एक बार चल चुका है तो इसका जो बर्स्ट टाइम है वो कितना बचा, 3 बचा। अब हम देखेंगे सेकेंड अराइवल टाइम पे मेरे पास कौन आ चुका है, तो सेकेंड अराइवल टाइम पे मेरे पास P3 आ चुका है। तो हम देखेंगे इनमें से छोटा कौन सा है, तो इनमें से मेरे पास छोटा कौन सा है, बर्स्ट टाइम 2 है। तो मैं क्या करूँगी, अगेन मुझे प्रीएम्पशन करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे P3 को असाइन कर दूंगी। एक बार P3 असाइन हो जाएगा तो अब क्योंकि ये 1 यूनिट टाइम चल चुका है तो कितना बचा, फर्स्ट यूनिट, इसका केवल 1 यूनिट टाइम बचा। देन अगेन ये 4, अब हम देखेंगे 4 पे मेरे पास, सॉरी ये बचा 3 है ना, क्योंकि 1 चलाया है। अब हम देखेंगे कि 3 अराइवल टाइम पे मेरे पास कौन आया, तो थर्ड अराइवल टाइम पे मेरे पास प्रोसेस P4 आया है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखूँगी कि जो अभी प्रोसेस आया है क्या उसका बर्स्ट टाइम पुराने प्रोसेसेस से कम है क्या। तो हम देखेंगे यहाँ पे, देखो ये 1 आ गया हमारा जो थर्ड केस था, तो उस केस में हम कॉन्टेक्स्ट स्विच ना करने के बजाय हम क्या करेंगे, जो प्रोसेस ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है CPU में हम उसको ही रन होने देंगे, क्योंकि मैं रीज़न आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कॉन्टेक्स्ट स्विच में टाइम लगता है और हमें टाइम वेस्ट नहीं करना होता, क्योंकि उससे परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है। तो ऑलरेडी जो चल रहा था भाई उसको चलने देते हैं, क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम भी कम है। तो हम क्या करेंगे, अगेन प्रोसेस P3 को ही असाइन रहने देंगे, और इसको अगेन फर्स्ट यूनिट टाइम तक रन करवाएंगे, और ये हो जाएगा 0। अब देखिए फोर्थ अराइवल टाइम पे मेरे पास कौन आ चुका है, तो फोर्थ अराइवल टाइम पे अभी तक मेरे पास 5 प्रोसेस आ चुके हैं। अब हम इनमें से देखेंगे छोटा कौन सा है, तो इनमें से देखेंगे हमारे पास जो प्रोसेस P4 है उसका जो बर्स्ट टाइम है वो सबसे छोटा है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे प्रोसेस P4 को असाइन करूँगी और इसको फर्स्ट 1 यूनिट टाइम तक चलाऊंगी, और इसका जो बर्स्ट टाइम है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखेंगे फिफ्थ अराइवल टाइम पे मेरे पास कौन आ चुका है, तो फिफ्थ अराइवल टाइम पे अब मेरे पास सारे प्रोसेस आ चुके हैं, प्रोसेस 6 भी आ चुका है, और इसका जो बर्स्ट टाइम है वो 2 है। तो अब हम देखेंगे इनमें से छोटा कौन सा है, तो इनमें से देखेंगे कि भाई अभी तक जितने प्रोसेस आए हैं उनमें से बर्स्ट टाइम जो है P6 का सबसे छोटा ही है। तो हम क्या करेंगे, P6 को यहाँ पे असाइन करेंगे, और हम यहाँ पे इसको कितना चला देंगे, 2 तक चला देंगे, क्योंकि देखो अगर आप इसको 1 तक भी चलाते हो उसके बाद ये 1 बचेगा। अगेन आप कंपेयर करोगे तो उससे बेटर क्या है कि अब तो भाई हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट SJF के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको रन करवा देते हैं। तो आप क्या करोगे, प्रोसेस P2 का 2 अराइवल बर्स्ट टाइम 2 है, तो ये हो जाएगा
7 और ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप क्या देखोगे इनमें से बर्स्ट टाइम किसका कम है, तो देखो यहाँ पे ये और ये, मतलब प्रोसेस 2 और प्रोसेस जो 5 है उनका सेम है। लेकिन इसमें जब टाई हो जाता है तो मैंने आपको दो जो एल्गोरिदम पढ़ाई हैं FCFS और जो आपको दूसरी SJF बताई थी उसमें मैंने क्या बताया था, टाई जब हो जाता है तो टाई कैसे ब्रेक किया जाता है अकॉर्डिंग टू FCFS, सॉरी SJF में बताया था मैंने आपको। SJF में क्या होता है, टाई जब भी होता है मतलब या किसी भी एल्गोरिदम में टाई जब भी होता है तो FCFS के अकॉर्डिंग हम टाई को ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे FCFS मतलब इसके अकॉर्डिंग जो प्रोसेस P2 था वो पहले आया था, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, प्रोसेस P2 को असाइन करूँगी और ये हो जाएगा कितना चलेगा, ये 3 तक चलेगा अपने बर्स्ट टाइम तक, तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं क्या देखूंगी, फिर कौन सा छोटा है, फिर प्रोसेस P5 छोटा है, ठीक है। तो प्रोसेस P5 कहाँ तक है, ये 3 तक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 13 हो गया और उसके बाद हम इसको भी कंप्लीट कर देंगे। अब मेरे पास केवल एक ही प्रोसेस बचा जो कि प्रोसेस P1 है, तो हम क्या करेंगे उसको ही असाइन कर देंगे, एलोकेट कर देंगे एग्जीक्यूशन के लिए और इसके बर्स्ट टाइम तक इसको एग्जीक्यूट करवा लेंगे। तो जो इसका बर्स्ट टाइम है वो 7 है, तो इसको आप ऐड करोगे तो ये 20 हो गया। अभी आपका गैंट चार्ट बन गया। अब हमें क्या निकालना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए पूछा गया था। तो जो टर्न अराउंड टाइम होता है उसका फॉर्मूला होता है कंपाइल टाइम माइनस अराइवल टाइम और जो वेटिंग टाइम होता है उसका फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने से पहले हमें टर्न अराउंड टाइम निकालना होगा, टर्न अराउंड टाइम निकालने से पहले हमें कंपाइल टाइम निकालना होगा और कंपाइल टाइम निकालते हैं। कंपाइल टाइम क्या होता है, जब कोई प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद टर्मिनेट हो जाता है तो वो उसका कंपाइल टाइम होता है। अगर मैं P1 की बात करती हूँ तो P1 पूरा कंप्लीट कब हुआ है, अपना 20 पे हुआ है, तो उसका कंपाइल टाइम हो गया 20। अगर मैं P2 की बात करती हूँ तो गैंट चार्ट में देखिए P2 जो है वो आपका कितने पे कंप्लीट हुआ है, 10 पे कंप्लीट हुआ है, तो ये हो जाएगा 10। P3 की बात करती हूँ तो P3 देखिए गैंट चार्ट में हुआ है 4 पे कंप्लीट। P5 देखिए गैंट चार्ट में ये हुआ है आपका सॉरी P4 आया ना P3 के बाद, तो P4 आपका कम कंप्लीट हुआ है 5 पे कंप्लीट हुआ है, तो ये हो गया 5। और P5 आपका कितने पे कंप्लीट हुआ है, तो गैंट चार्ट में देखिएगा 13 पे कंप्लीट हुआ है और जो P6 है वो आप गैंट चार्ट में देखना 7 पे कंप्लीट हुआ है, तो आपने ये लिख दिया। उसके बाद आपको क्या निकालना है, टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 जो इसका फॉर्मूला है CT माइनस AT, तो ये हो जाएगा 20 माइनस इसका अराइवल टाइम देखिए कितना है 0 है, तो ये कितना आ जाएगा 20। देन अगर मैं P2 की बात करती हूँ तो ये हो जाएगा 10 माइनस इसका अराइवल टाइम क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 9। देन आप P3 की बात करते हो तो इसका कंपाइल टाइम है 4 और माइनस इसका अराइवल टाइम है 2, तो ये हो जाएगा 2। देन अगर मैं P4 की बात करती हूँ तो इसका कंपाइल टाइम है 5, अराइवल टाइम टेबल से देखिए यहाँ पे 3, तो ये कितना हो जाएगा अगेन 2। देन इसका P5 का कंपाइल टाइम कितना है 13 और इसका अराइवल टाइम कितना है यहाँ पे देखिए 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 9। एंड देन आपका P6 का जो कंपाइल टाइम है वो है 7 और इसका अराइवल टाइम कितना है 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 5 दैट इज़ 2, ठीक है। उसके बाद वेटिंग टाइम निकालना है, तो वेटिंग टाइम आपका फॉर्मूला होता है TAT माइनस BT, तो TAT 20 माइनस इसका बर्स्ट टाइम देखना कितना है 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। देन आपका ये है 9 माइनस 4 जो कि हो जाएगा आपका 5 सॉरी ये 12 होगा ना, 20 माइनस 8 दैट इज़ इक्वल्स टू 12 सॉरी, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा एंड देन आपका देखिए ये कितना है 2 माइनस इसका बर्स्ट टाइम कितना है 2, तो ये हो जाएगा 0। देन आप देखना P4 का, तो ये है 2 माइनस इसका बर्स्ट टाइम कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। देन आप देखना P5 का, तो इसका जो टर्न अराउंड टाइम है वो 9 माइनस इसका बर्स्ट टाइम है 3, तो ये हो जाएगा 6। एंड देन आप P6 का देखना, तो ये है 2 माइनस इसका बर्स्ट टाइम 2 दैट इज़ 0। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो ना, ठीक है। अगर मान लो मैं एक दो क्रॉस चेक करके बता देती हूँ कि सही आया है कि नहीं। सपोज़ करो हम ना P6 का ही देख रहे हैं, तो P6 कितने पे आया है 5 पे आया है और इसको जो
हमें जो CPU मिला है एग्जीक्यूशन के लिए वो भी कितने पे मिला है, 5 पे ही मिल गया है P6 को, तो इसको कितना वेट करना पड़ा, 0 वेट करना पड़ा, तो आ गया ये, मतलब हमने सही किया है। एक दो इस तरीके से आप चेक करके देख लेना। जैसे मैं अगर आपको P4 का बताती हूँ तो उसको वेट कितना करना पड़ रहा है, 1 करना पड़ रहा है। हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, P4 हमारा कितने पे आया है, 3 पे आया है। तो देखना है गैंट चार्ट पे P4 कितने पे आया है, हमारा 3 पे आया है, लेकिन उसको CPU में एग्जीक्यूशन के लिए कब जाने मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है। तो उसको कितना वेट करना पड़ रहा है, ये 3 पे आया था, इसको 4 को जाने को मिल रहा है, तो ये कितना वेट करना पड़ रहा है, इसको 1 वेट करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, एवरेज TAT और एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज टी ए टी निकालने के लिए 20 + 9 + 2 + 2 + 9 + 2 करोगे तो ये आपका आएगा अराउंड 44 डिवाइडेड बाई 6, जो कि आपका आएगा 7.33। ठीक है, और अगर आप एवरेज वेटिंग टाइम निकालोगे तो ये आप ऐड करना 12 + 5 + 1 + 6, तो ये हो जाएगा आपको 26 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट इज 6, तो ये आ जाएगा आपका 4.33। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको एवरेज TAT और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।